दोस्तों, एक महिला का देवर केरल में रहकर नौकरी करता था और वहीं से रहकर वो पैसे भेजता था और इसीलिए उसका परिवार का खर्चा भी चलता था। देवरानी घर पर रहती थी और पूरे परिवार के साथ रहती थी और साथ में उसके 2 बच्चे भी उसके साथ रहते थे। लेकिन देवरानी के कमरे से कभी-कभी अजीब तरीके की आवाज आती थी और जेठानी को कभी-कभी इससे दिक्कत होती थी। एक दिन जेठानी अपने पति से कहती है कि देवरानी के कमरे से कुछ अलग-अलग आवाजें आती हैं, तो हमें जाकर देखना चाहिए, हमें उससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ होता है और वो उसके साथ में कुछ गलत करती है। इस तरीके से कह के देवरानी शहर चली जाती है और शहर जाने के कुछ दिन के बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है, वो मार दिया जाता है। और दोस्तों, इधर तो उसके पति का कत्ल हो जाता है और उधर वो जाती है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जाने के बाद वो शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वो आराम से सुहागरात भी मनाती है। लेकिन पूरे घटनाक्रम की जो कड़ी होती है, उन कड़ियों को जब पुलिस वाले जोड़ते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। और वो भी जो घटनाक्रम जो जब अखबारों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये जो महिलाएं हैं, वो आखिर महिलाएं इस तरीके का जो काम है वो क्यों कर रही है। जबकि ये आराम से चुपचाप जा सकती थी, तो आखिर इसने अपने पति को क्यों मारा और क्या ही इसको जरूरत पड़ गई थी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये जो सच्ची घटना है, ये है उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है मैनपुरी, और उसके अंदर एक कस्बा पड़ता है बिछुआ, और उसी कस्बे के अंदर एक गांव पड़ता है सुन्नामई। दोस्तों, दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुशील बताया जाता है और उसकी पत्नी का नाम होता है राधा देवी। दोस्तों, ये बात है 11 अप्रैल 2025 को। ये सदर कोतवाली में जाते हैं और राधा देवी यहाँ पर कहती है सदर कोतवाली के अंदर कि जो मेरा देवर है, नाम समीर कुमार है, जो कि 31 मार्च 2025 की सुबह से वो अचानक लापता हो गया था, उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। इस घटना के यानी कि 7 दिन के बाद, यानी कि 7 अप्रैल 2025 के दिन की बात है, पत्नी जो होती है वो अचानक से घर से गायब हो जाती है, यानी कि वो लापता हो जाती है। और उसको भी हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, ना तो मीना का कुछ पता चल पा रहा है और ना ही कुछ समीर का पता चल पा रहा है यहाँ पर। और जो पुलिस वाले होते हैं वो यहाँ पर तहरीर को ले लेते हैं, और तहरीर लेने के बाद वो एक गुमशुदगी के अंदर मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं और जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि उसके बारे में, यानी कि समीर के बारे में कोई जानकारी है। वो वहां पर जेठानी उसकी बताती है कि जो समीर है वो केरल में रहकर नौकरी करता था और इसी बार वो होली पर अपने घर पर आया था, और हर बार वो घर आया था और हर बार वो यहाँ से चला जाता था। ना ही कोई फसाद होता था, ना ही कोई झगड़ा होता था, और ना ही किसी से उसकी कोई दुश्मनी थी। और अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और वो होली पर ही आया था। बाद वो रुका है और उसके बाद वो अचानक से गायब हो चुका है। इसके बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, और जो पत्नी होती है मीना, साथ ही उसका जो पति होता है समीर कुमार, दोनों के जो नंबर होते हैं, उन नंबरों की जो कॉल डिटेल होती है, उस कॉल डिटेल को निकलवाया जाता है। और उसके बाद उसके नंबरों को देखा जाता है आपस में कि आखिरकार वो कहाँ थे और उनकी लोकेशन कहाँ थी, और उन्होंने आखिरी बात किससे बात की थी। उनकी जो लोकेशन होती है, जो वो पाई जाती है, वो एक साथ लोकेशन पाई जाती है जिस दिन वो गायब हुए थे। तो एक सिकंदरा राव जगह पड़ती है हाथरस के पास होती है इन दोनों की एक साथ। जिस दिन ये दोनों यहाँ से गायब होते हैं, ये हाथरस के पास एक जगह पड़ती है सिकंदरा राव, वहां पर इन दोनों की लोकेशन पाई जाती है। लेकिन समीर की जो पत्नी होती है मीना, जब उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो मीना का नंबर यहाँ पर स्विच ऑफ बताता है, और स्विच ऑफ होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले जब उस सीडीआर को, यानी कि उस कॉल डिटेल को बड़ी बारीकी से खंगालने की कोशिश करते हैं, और बारीकी से खंगालने
खंगालते खंगालते एक पता चलता है, एक नाम जिसका नाम रिंकू होता है और जिससे वो लड़की अक्सर बातें किया करती थी, यानी कि मीना। जब परिवार वालों से पूछा जाता था कि आखिरकार ये रिंकू चौहान कौन है और इससे ये बहुत सारी बातें किया करती थी, क्योंकि रिंकू चौहान जो है वो उत्तर प्रदेश के जिला एटा का, वहां पर एक थाना लगता है बागवाड़ा, और वाला का दोस्तों एक इलाका पड़ता है, यानी कि गांव गांव पड़ता है लोहा बादशाहपुर, और यहाँ का वो रहने वाला होता है रिंकू चौहान। दोस्तों रिंकू चौहान के बारे में और मीना के बारे में जब दोस्तों ये चीज बातचीत की जाती है, तो जो देवरानी के बारे में जब जेठानी बताती है, जेठानी से पूछा जाता है कि जब जब उसका पति बाहर रहता था तो कई कई दिनों के लिए ये जो रिंकू चौहान है ये अक्सर उसके घर पर आ जाया करता था। जब इसके बारे में पूछा जाता था कि ये आखिर कौन है, तो वो बताता था कि वो उसकी मौसी की लड़की है, और वो मीना बताती थी कि वो उसकी मौसी का लड़का है, तो इसीलिए वो मुलाकात करने के लिए आ जाता है, और ये दोनों बहन भाई हैं, और ये अपनी बहन से मिलने के लिए इसके घर पर आ जाता है। परिवार वाले इस रिश्ते पर कभी कोई उंगली नहीं उठाते और ना ही किसी को इसके ऊपर शक की कोई गुंजाइश थी, और जिस तरीके से ये रहते थे उसे लगता था कि ये जिंदगी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, किसी को कोई शक यहाँ पर नहीं होता था। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं अब उस रिंकू को यहाँ पर तलाश करना शुरू कर देते हैं, और रिंकू के बारे में भी यहाँ पर कोई अता पता नहीं चल पाता है। अब दोस्तों दिन आता है 11 अप्रैल 2025 को। इस दिन एक एफआईआर दर्ज होती है, और 25 अप्रैल 2025 को रिंकू के बारे में दोस्तों यहाँ पर सूचना मिल जाती है। रिंकू के घर का जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो सामने से एक महिला दोस्तों यहाँ पर निकल कर आती है, और वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि वो मीना होती है। दोस्तों मीरा के मांग में सिंदूर भरा हुआ था, और उसका जो पति है वो समीर गायब है, और वो इस रिंकू चौहान के घर में आखिर क्या कर रही थी, और यही एक सवाल था। अब इन दोनों को एक साथ में बिठाया जाता है, पुलिस इन दोनों से बातचीत करती है, तहकीकात करती है, और बातचीत करने के बाद में जब ये दोनों अपनी कहानी सुनाते हैं तो उस कहानी को सुनने के बाद भी पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। दोस्तों जब इसका पति, मीरा का पति, जब केरल के अंदर रहकर वो नौकरी करता था और घर में इसके 2 बच्चे होते हैं, और घर के अंदर जो भी काम होता था, काम को करने के बाद, काम को निपटाने के बाद वो बिल्कुल खाली हो जाती थी। अब उसके पास कोई काम ऐसा नहीं बचता था, इसीलिए वो मोबाइल पर पन्ने दर पन्ने वो लगातार पलटती रहती थी, कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पर, और कभी यूट्यूब पर। वो भी अपने इन सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी आईडी बना लेती है, और 2 बच्चों की वो माँ मीरा वो इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद वो कुछ ना कुछ अपना पोस्ट अपडेट करती रहती थी, और इस अपडेट को अक्सर रिंकू चौहान लाइक करता था, कमेंट करता था, और उससे मिलने की अक्सर बात करता था, और इन दोनों की जो बातचीत है उनका सिलसिला यहाँ से चालू हो जाता था। एक दूसरे से चैटिंग होती है, और चैटिंग के दौरान ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, और जब रिंकू इससे कहता है, रिंकू चौहान मीरा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूं। जब इस तरीके की जो बात है जब वो मीरा से कहता है, तो मीरा यहाँ पर उसको पलटकर जवाब देती है कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, और उसका एक पति भी है, इसलिए इस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना ही हम एक हो पाएंगे, और इसके लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और जब इसके बाद रिंकू से मीरा इस तरीके की बातें करती है, तो रिंकू बोलता है कि तुम्हारा पति तो वैसे भी बाहर रहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं, तो कैसा रहेगा। अब जब यहाँ पर शादी की बात आती है तो यकीन नहीं हो रहा था कि रिंकू इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये घर से निकलती है बाहर बहाने से, और सीधा रिंकू के पास पहुंच जाती है, और उसके पास वहां पहुंचने के बाद वो मंदिर चली जाती है, और मंदिर जाने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों ये लगभग 1 साल पुरानी बात है, और 1 साल पहले ही दोनों शादी, ये इस तरीके से रहते हैं, और जब भी इसका मन करता था रिंकू का ये घर आ जाया करता था, लेकिन भाई बनकर ये घर आता था और रहता था घर के अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे उसके पति बनकर, क्योंकि वो पहले ही 1 साल पहले उससे शादी कर चुका था। अब दोस्तों घर के अंदर से कुछ अजीब तरीके की यहाँ पर आवाजें आती थी, और जेठानी को ये जो बातें थी ये पसंद नहीं थी, और उसको लगता था कि घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन जेठानी की जो बात है उस पर घर का कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करता था।
और जब जब इस बात का मीरा को ये बात पता चल जाती है और मीरा अपने घर के अंदर ही ऐसा तांडव मचाना शुरू कर देती है कि वो अब यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। यानी कि उसने बिछवा को जो गांव था सुन्ना में उसको उसने छोड़ दिया था और उसको छोड़ने के बाद वो सदर कोतवाली क्षेत्र के अंदर मोहल्ला बंसी मोहरा एक जगह पड़ती है और वहां पर जाकर किराए का मकान ये दोनों ले लेते हैं और किराए का मकान लेने के बाद ये दोनों आराम से वहां पर रहने लगते हैं। अब यहाँ पर देवरानी है और साथ में 2 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है। जो उसका पति है समीर कुमार वो केरल के अंदर रहता है, वो वहां पर आराम से नौकरी कर रहा है। अब समीर कुमार को ये नहीं पता होता है उसकी गैर मौजूदगी में उसके पास कोई रोकथाम नहीं थी मीरा के पास में। जब वो रिंकू आता था तब वो जाता था, कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं था। सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आराम से ठीक ठाक चल रहा था। और ये जो बात है मार्च के महीने की, होली का त्योहार है, जब वो करीब आता है और इसी बीच में समीर अपना जो सारा सामान है उसको बांध कर केरल से अपने घर वापस आ जाता है। और वो वहां पर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब अपने पत्नी और अपने दोनों बच्चों से दूर रहता हूं और अब मैं ये फैसला कर चुका हूं कि अब मैं कभी वापस केरला नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे यहाँ पर कोई भी काम करना हो, यहीं पर रहकर मैं कोई भी काम करूंगा और यहाँ पर रहकर मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। और ये जो बात है जब मीरा को पता चलती है तो उसे बड़ी परेशानी होती है, बड़ी वो बात अखरती है, बड़ी परेशानी होने लगती है। और उसे जो परेशानी होती है, रिंकू को अलग परेशानी होती है। वो कहता है कि तुम्हारा पति अब यहाँ से कभी नहीं जाएगा। तब वो दोनों कहते हैं कि करें तो यहाँ पर आखिर क्या करें। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है यहाँ पर और प्रेमिका यानी कि मीरा और रिंकू जब आपस में दोनों मिल नहीं पा रहे तो इसी बात को देखते हुए ये दोनों एक प्लान बना लेते हैं। यहाँ पर फुल स्क्रिप्टेड प्लान था वीडियो की तरह कि कत्ल करना है और कत्ल भी ऐसा करना है कि किसी को भी इस बात की कानो कानो खबर ना लग सके। और इसके लिए 30 मार्च 2025 को देवर के एक गांव नगरिया के अंदर एक शादी समारोह होता है, एक शादी का फंक्शन होता है। और समीर और उसकी जो पत्नी होती है मीरा, वो दोनों इस शादी समारोह के अंदर जाते हैं, शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं। और मीरा अपने पति समीर से कहती है जब वो शादी से निकलते हुए होते हैं 31 मार्च 2025 को, दोस्तों वो कहती है क्यों ना अब हम अपने घर के अंदर एक फ्रिज रख लें और साथ ही साथ एक टीवी भी रख लें। और टीवी और हमारे घर के अंदर फ्रिज आएगा और ये हमारे घर के लिए बहुत सही रहेगा। और इसके लिए कहाँ से लेना है, तो उसके बाद वो कहती है कि मेरा एक भाई है मौसी का लड़का, क्यों ना हम वहां से ये फ्रिज और टीवी ले लें। जब मौसी के लड़के की बात आती है, रिंकू की यहाँ से बात आती है, मीरा बताती है अपने पति समीर से। और रिंकू के साथ ही एक और लड़का होता है नीलेश। ये दोनों वहां पर चले जाते हैं, पति पत्नी वहां पर बातचीत करते हैं, पति पत्नी मिलकर। जब फ्रिज और टीवी के खरीदने का वहां पर नंबर आता है, जब मौका आता है, तो वो कहते हैं कि अभी चलेंगे बाद में, पहले मिलते हैं, बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। तो बियर की बोतलों का यहाँ पर इंतजाम करा लिया जाता है और आराम से बैठकर यहाँ पर शराब पी जाती है। और यहाँ पर बियर पीने के बाद जब समीर को पूरी तरीके से नशा हो जाता है तो वहीं पास में से एक भारी वस्तु, एक भारी पत्थर ये दोनों उठाते हैं, मीरा, लोकेश और रिंकू। और उसके पति को समीर को बेइंतहा मारा जाता है कि जब तक उसकी वहां पर मौत नहीं हो जाती तब तक उसको मारते रहते हैं। जब वो मर जाता है जब ये मर जाता है एटा के अंदर इसकी हत्या की जाती है। और एटा से अलग दूसरा जिला पड़ता है हाथरस, और हाथरस का एक इलाका पड़ता है सिकंदरा राव। और उस सिकंदरा राव एटा राजमार्ग के पास में एक गांव पड़ता है, उस सड़क के किनारे इस लाश को वहां पर ये दोनों तीनों मिलकर फेंक देते हैं। और वहां के उसके बाद ये चले जाते हैं और आकर अपनी जिंदगी में ये तीनों बिजी हो जाते हैं। पत्नी घर आ जाती है, यानी कि मीरा से जब इसके बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा जो पति है समीर वो कहाँ है, तो वो कहते हैं कि मुझे तो इसका कोई पता नहीं है। और वो कह रहा था कि मैं तो घर आ जाऊंगा, वो घर नहीं आता है। और उधर दूसरी तरफ जो रिंकू है वो अपने काम में पूरी तरीके से बिजी हो जाता है, वो कत्ल करने के बाद। और उसके बाद जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो हाथरस की सिकंदरा राव पुलिस संपर्क करती है और पता चलता है कि उनको यहाँ पर एक लाश मिली थी 1 अप्रैल 2025 को। उसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों के चोट के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि सड़क हादसा हो चुका है और उसके साथ
और हमने उसकी जो लाश थी हमने उसका पोस्टमार्टम कर दिया और उसका हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया है। हमने पोस्टमार्टम कर दिया, 72 घंटे तक इंतजार करने के बाद कि कोई आए, कोई इस लाश का क्लेम करे। आखिरकार उस लाश का यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों उधर तो अंतिम संस्कार हो जाता है, समीर का पत्नी 7 तारीख को घर से चुपचाप यहाँ निकल जाती है रिंकू के लिए, और घर से निकलने के बाद वो 15 अप्रैल 2025 को ही कोर्ट में चली जाती है, यानी कि मैनपुरी की कोर्ट के अंदर चली जाती है, और रिंकू और मीरा दोनों जाकर शादी कर लेते हैं और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे पति पत्नी रहते हैं वो वैसे ही उसी तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद में वो ये भी बताती है कि अब से लगभग 1-1.5 साल पहले ये दोनों मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। वाली जो शादी होती है इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। 15 अप्रैल 2025 को कोर्ट के अंदर शादी हो जाती है और वही पुलिस की जांच का हिस्सा बन जाती है। और पुलिस की जांच में ये पता चल जाता है दोस्तों, पुलिस यहाँ पर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जो सहयोगी था उसका दोस्त, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और उसको भी जेल भेज दिया जाता है। अब जो प्रेमी है वो भी जेल चला गया और जो प्रेमिका है मीरा वो भी जेल जा चुकी है। पति की यहाँ पर पहले ही मौत हो चुकी है और साथ ही अब जो 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश का जो जिम्मा वो बुजुर्ग माँ बाप पर आ चुका है। और दोस्तों परिवार वालों को जब ये बात में पता चलती है कि समीर की तो जिस रात वो गायब हुआ था उसी रात ही उसकी बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई करने के बाद उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। जो घर वाले होते हैं वो घर वाले अलग तरीके से परेशान हो जाते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। जब इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो तुम आराम से घर से भाग जाती, कुछ भी तुम कर सकती थी और शादी तुम कर लेती। तब वो चुप्पी साध जाती है, यहाँ पर वो कुछ नहीं बताती है। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शादीशुदा महिला 2 बच्चों की मां आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। तो ये जो घटना है ये लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक महिलाएं लगातार अपने पति का कत्ल कर रही है, लगातार अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल कर रही है। ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया है कि कैसे लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर एक अजीब तरीके की छटपटाहट सी नजर आ रही है कि वो अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड के साथ में नहीं रहना चाहती है, उनको दूसरे मर्द की ही तलाश है। देश के अंदर एक के बाद एक इस तरीके के केस लगातार सामने आ रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। कहानी कैसी लगी वो भी मुझे आप बताइए। तब तक मिलता हूँ अनदर कहानी लेकर। जय हिंद।